इजराइल ने स्पष्ट करते हुए धमकी दे दी है कि अब अल हदोदा पर भीषण बमबारी आईडीएफ ने अंजाम दी है। और हमले के बाद यमन में लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिए। इजराइल के विध्वंसक वार के बाद सामने आई ये तस्वीर जहां पोर्ट पर हमले को दिया गया अंजाम और ये यमन पर बहुत बड़ा हमला है। यमन के पोर्ट पर इजराइल की बमबारी को लेकर खबर यह कि अल हदोदा पोर्ट पर सबसे विनाशक अटैक को अंजाम दिया गया। बंदरगाह पर आईडीएफ के 10 से ज्यादा हमले हुए। इजरायली हमले के बाद तबाह हुए बंदरगाह की तस्वीरें आपके सामने है। आग और धुएं की चपेट में नजर आ रहा अल हदोदा पोर्ट। तो खबर यह कि यमन में एक साथ कई टारगेट पर हमले को अंजाम दिया गया है और अल हदोदा के ऑयल डिपो पर बमबारी को लेकर भी खबर आई है। इजरायली हमले में लगी आग की ये तस्वीर देखिए। पूरी तरीके से जल उठा ये डिपो। धमाकों और आग की ये लपटों से पूरे शहर में दहशत रही। और इजरायली बमबारी के बाद दहला यमन। एक और बड़ी खबर है क्योंकि यहां पावर स्टेशन पर इजरायल ने धमाके को अंजाम दिया है, हमला किया और हमले के बाद अल हदोदा में लगी भीषण आग की ये एक और तस्वीर है। तो इजरायल ने किस तरीके से अब यमन में हमलों को अंजाम दिया है, किन किन जगहों पर हुए हैं हमले और किस तरीके से स्पेशल ऑपरेशन के तहत इजरायल ने सीधा यमन में इन हमलों को दिया है अंजाम, उसी बारे में इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। क्योंकि सबसे पहले जानिए कि अब इजरायल की तरफ से ये डायरेक्ट अटैक हुआ है यमन में। अब कौन कौन सी जगहों पर यह अटैक हुआ है, सबसे पहले वही इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि तबाही की जो तस्वीरें लगातार एक्सक्लूसिवली TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, उसमें देर रात और अब से थोड़ी देर पहले ऑपरेशन के तहत हमलों को जहां जहां अंजाम दिया गया, उसमें इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन कि आखिर कहां पर हुए अटैक। लोकेशन अल हदोदा, और अल हदोदा में ये तबाही मचाई गई है पोर्ट पे, साथ ही ऑयल डिपो को टारगेट किया गया और टारगेट किया गया है पावर स्टेशंस को। अब इसकी वजह और इससे जा रहे संदेश को लेकर भी इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हमले की वजह है तेल अवीव पर याफा ड्रोन अटैक। अब जिस तरीके से बदला लिया जा रहा है उसमें ये दोबारा हमला किया गया तो यमन को नक्शे से ही मिटा देंगे, ये दावा भी किया जा रहा है। बेरूत से ही मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सुमित, अब जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, अपनी लोकेशन बताइए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि वहां पर स्थिति इस वक्त लेबनान फ्रंट पर कैसी है और साथ ही क्या इंफॉर्मेशन इजरायल की तरफ से जारी स्पेशल ऑपरेशंस को लेकर है। देखिए सुरभि, इस समय हमारी टीम जो है बेरूत में मौजूद है, लेकिन यहाँ से आप थोड़ा निकलेंगे यानी 15 से 20 किलोमीटर बाद ही साउथ लेबनान का एरिया शुरू हो जाता है। यानी वो एरिया जहाँ पर लगातार इजराइल और साउथ हिजबुल्लाह के बीच में कन्फ्रंटेशन चल रहा है, वो कन्फ्लिक्ट एरिया है। और अब मैं आपको बताऊं कि लगातार जो इजराइल ने ऑपरेशन चलाया खासतौर पे हूतियों के खिलाफ, जिसको नाम दिया लॉन्ग हैंड यानी लंबे बाजू, यानी उनकी जद जो है अब हूतियों तक पहुंच चुकी है, उसके बाद माना जा रहा है कि साउथ लेबनान ही वो हॉट बेल्ट होगी जो इजराइल को जवाब देने के लिए यहाँ से इस्तेमाल होगी। देखिए इस पूरे वॉर के अंदर, इस पूरे कन्फ्लिक्ट एरिया के अंदर लगातार इजराइल कई फ्रंट पर लगातार, एक हिजबुल्लाह का फ्रंट है और तीसरा फ्रंट है हूती का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इन तीनों में अभी जो सबसे मजबूत स्थिति में है वो है हिजबुल्लाह लगातार साउथ लेबनान में अच्छी खासी पकड़, अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट करके बैठा है। वो अपनी वॉर तैयारियां करके बैठा कि अगर जंग में उतरना पड़े तो फिर किस तरीके से इजराइल के खिलाफ जंग में उतरना पड़ेगा। तो ये निश्चित तौर पर आप मानिए कि इस समय की सबसे ज़्यादा हॉटबेल्ट या सबसे ज़्यादा इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, जहाँ पर लगातार इस समय हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में कन्फ्रंटेशन चल रहा है। और जब इजराइल ने हूतियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया, तब यहीं से हिजबुल्लाह की
की तरफ से भी कहा गया कि हम भी इसका जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि इजराइल के नॉर्थ एरिया के अंदर इजराइल भूल नहीं पाएगा। बिल्कुल। अब लॉन्ग हैंड जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है उसमें हिजबुल्लाह के गढ़ से जो स्थिति को लेकर इस वक्त खबरें आ रही हैं, सुमित वो तो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन यमन में जिस तरीके से दहशत मची हुई है, इजरायली बमबारी के बाद यमन में मची दहशत की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भीषण धमाकों के वक्त घर से कैसे लोग निकल आए वो तस्वीर अब आपके सामने है। हालांकि ये हमले का मोबाइल वीडियो बनाते हुए लोगों की इन तस्वीरों को भी जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि यहां आपको बता दें इजरायली अटैक के बाद यमन में अफरा तफरी का माहौल था। एक तरफ लोग खड़े नजर आ रहे हैं, मोबाइल कैमरे में वो तस्वीरें जरूर कैद कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने जिस तरीके से ये धमाके हुए, ये देखिए तस्वीर। और ये धमाके जिन जगहों पर हुए हैं उसमें ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऑयल डिपो को टारगेट किया गया है, पावर हाउसेस को टारगेट किया गया है, पोर्ट को टारगेट किया गया है। अब पोर्ट को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन दावे इस लिहाज से इजराइल की तरफ से कि इनका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए हो रहा था, और ये वो ठिकाने थे जहां से हमलों को अंजाम देने को लेकर भी बड़ा इनपुट इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है। अब यमन पर इजराइल की एयर स्ट्राइक को लेकर इसीलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आईडीएफ के ये लड़ाकू विमानों ने बॉम्ब भी गिराए हैं, और अल हुदैदा पोर्ट पर यह सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूं, क्योंकि इजरायली फाइटर जेट ने पोर्ट पर बमबारी की है। अब पोर्ट को टारगेट क्यों किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है, सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसी जगह है जहां पर बैक टू बैक हमलों को अंजाम दिया गया है, और ये यमन पर सबसे पावरफुल एयर स्ट्राइक मानी जा रही है, सबसे पावरफुल एयर स्ट्राइक, जिसमें देखिए किस तरीके से पोर्ट पर भीषण बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इजराइल के हाइफा पोर्ट पर भी हो सकता है हमला। अब हुथी हाइफा पोर्ट को निशाना बना सकता है। इजरायली गैस फील्ड हिजबुल्लाह के टारगेट पर है। अब जाहिर सी बात है, जिस तरीके से स्पेशल ऑपरेशन के तहत इजराइल ने हुथी में, यमन में हमलों को अंजाम दिया है, अब हुथी की तैयारी भी पूरी है। ऐसा नहीं है कि हुथी इससे पहले हमलों को अंजाम नहीं दे चुका है, लेकिन अब इजराइल के हाइफा पोर्ट को कर सकता है टारगेट, और हुथी हाइफा पोर्ट को निशाना कैसे बना सकता है, इसको लेकर भी तैयारी पूरी बताई जा रही है। अब हुथी किस तरीके से कौन कौन से ऐसे क्रूशियल लोकेशंस को टारगेट कर सकता है, सुमित, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि यहां पर जिस तरीके से इजराइल ने फिलहाल इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उसमें इंपॉर्टेंट लोकेशन है ऑयल डिपो, इंपॉर्टेंट लोकेशन है पोल और पावर स्टेशंस, जिनका इस्तेमाल उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि अलग पर्पस से हो रहा था। ऐसे में हुथी भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएगा क्या? देखिए, बिल्कुल हुती की कोशिश तो यही रहेगी कि तेल अवीव के साथ साथ वो हाइफा पोर्ट के अंदर या दूसरी जगहों पर टारगेट करें। लेकिन अगर आप फिजिबिलिटी देखते हैं इस समय सुरभि, तो आप ये समझिए कि हुती के पास भले ही एक मौका आया था जब उसने तेल अवीव के अंदर इजराइल को एक सरप्राइज दिया, अटैक किया उस इलाके में, और वो अब सरप्राइज की चांसेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इजराइल ने अब अपने सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स को डिप्लॉय कर दिया है। इजराइल लगातार तैयार है, और इजराइल की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन जैसी कंट्रियों ने भी अपनी ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट अब उस इलाके में मेडिटेरियन सी के आसपास कर दिया कि अगर हुतियों की तरफ से सरफेस टू सरफेस मिसाइल का कोई भी बड़ा लॉन्ग रेंज मिसाइल आती है तो उसको काउंटर किया जा सके। लेकिन इसी इलाके के अंदर आप चाहे हाइफा पोर्ट की बात कर लीजिए, तेल अवीव की बात कर लीजिए, हिजबुल्लाह के पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं। हिजबुल्लाह ने, आपको याद होगा कि हाइफा पोर्ट के मैक्सिमम एरियाज को, सर्विलेंस को, उसको कैप्चर किया था, वीडियो में दुनिया के सामने दिखाया कि कैसे जो इजराइल के आयरन ड्रोम है, उनके ऑयल डिपो है, उसके एम्यूनेशन डिपो है, उसकी जो पोस्टें हैं, सबकी तस्वीरें दुनिया के सामने रख दी और देखिए ये बताया कि देखिए हम ना सर्विलेंस करने में बल्कि अटैक करने में भी इन इलाकों को सक्षम है। तो निश्चित तौर पर भले ही इजराइल हुतियों को लेकर अपने काउंटर मैकेनिज्म तैयार कर ले, लेकिन निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह भी उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और यही इजराइल की सबसे बड़ी दिक्कत भी है इस समय की इजराइल अगर एक फ्रंट के ऊपर हुतियों से सामना करता है तो दूसरे फ्रंट पर यहाँ पर हिजबुल्लाह बैठा है, और उसके अलावा कई और फ्रंट है जिसमें इराक भी है, सीरिया भी है, हालात क्या है, क्योंकि इलाक पर भी मिसाइल हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आई थी। अब लेकिन इस बड़ी खबर और वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रखने से पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख, और आपको बता दें जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसके बाद फिलहाल किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। इन्होंने सजेशन किया है, हम उसका सेंस को समझते हुए राज्यसभा में आदरणीय चेयरमैन और लोकसभा में आदरणीय स्पीकर दोनों से चर्चा करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में हम इसको आगे कैसे ले जाना है आगे चर्चा करेंगे। अंत में हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपील किया है कि हम लोग सब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सब कमिटेड हैं, और जब सीनियर लीडर हो
या कोई भी मेंबर जब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं तो हम उसको व्यवधान ना करें, डिस्टर्बेंस ना करें। पिछली बार स्पेशल सेशन के दौरान जब प्रधानमंत्री जी ने मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट, आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव देते समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिप्लाई दे रहे थे तो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी डिस्टर्ब किया गया था। उसको लेकर के आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी से अपील किया गया है कि ऐसा हमारा संसदीय परंपरा के लिए ठीक नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो सदन को सुनना चाहिए और देश को भी सुनना चाहिए, और कोई भी सदस्य हो सबका सुनना चाहिए, एक दूसरे का सुनना चाहिए। इंटरवेंशन जरूर होता है मगर पूरा भाषण को डिस्टर्ब करना यह अच्छा परंपरा नहीं है। ये हमारे तरफ से अपील है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट सेशन बहुत अच्छी तरह से चलेंगे और बहुत अच्छा बजट लेकर के आएंगे। सब इसका इंतज़ार है। कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा 22 जुलाई को और 23 को जनरल यूनियन बजट 2024-25 पेश किया जाएगा। उसके बाद ये क्योंकि बजट सेशन है तो हमारे जितना भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल बिजनेस है वो पहले होगा, उसके बाद इम्पोर्टेंट बिल्स, लेजिस्लेशन कोई भी होगा हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी मेंबर्स क्वेश्चन आवर के अलावा 0 आवर हो, स्पेशल मेंशन हो, 377 हो या किसी भी रूल के तहत चर्चा के लिए सरकार खुले मन से सबसे बातचीत करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से दोनों सदन के अध्यक्ष से बातचीत करके हम अच्छा हाउस चलाने का उम्मीद करते हैं। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के बारे में किरण रिजिजू बता रहे थे और साथ ही विपक्ष से किस तरीके से सुचारू रूप से कार्रवाई चलने की गई अपील, इस बारे में दे रहे थे जानकारी। और तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा के बारे में भी आगे आपको देते रहेंगे अपडेट। फिलहाल एक बार फिर से वॉर जोन का रुख करते हैं क्योंकि अब जिस तरीके से इजरायल की तरफ से स्पेशल ऑपरेशन चलाए गए, आपको बता दें अब हुती का इजरायल पर हमला हुआ है और हुती का इजरायल पर बारूदी पलटवार है ये, क्योंकि हुती ने इलाद पर मिसाइल हमले को अंजाम दिया है। अल हुदैदा पर हमले का है ये जवाब और यमन से एक साथ कई मिसाइल अटैक को लेकर भी आई है खबर। सुमित मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमित, सवाल इसी बात को लेकर था कि आखिर हुती अब किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाएगा। यहां तक कि इलाद पर हमले को लेकर भी खबरें आ रही हैं, तो इजरायल में कैसी सिचुएशन है? यहां तक कि कुछ तस्वीरें हमने दिखाई जब वहां पर सायरन भी बजने शुरू हो चुके थे इलाकों में। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि हुतियों पर या फिर यमन के ऊपर अटैक करने की जो पूरी मीटिंग थी वो कई दिनों से चल रही थी। पिछले 2 दिनों से लगातार कई बार ऐसी मीटिंग की गई जिसमें पीएमओ के साथ साथ नेतन्याहू के साथ साथ जो आईडीएफ के बड़े टॉप कमांडर्स थे उनसे बातचीत की गई। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ये जांचा परखा गया कि अगर हम अटैक करेंगे, रिटालिएट करेंगे तो निश्चित तौर पर हुतियों की तरफ से भी अटैक आएगा। तो उसके लिए भी हमें काउंटर मेजर्स पहले से तैयार करने पड़ेंगे और यही वजह है कि देखिए जब ये अटैक किया गया तब उसके बाद कई घंटों तक लगातार इजराइल की जो एयरफोर्स है वो जो यमन के एयर स्पेस में लगातार वहां पर सॉटीज करती रही, लगातार सर्विलेंस इक्विपमेंट वहां पे देखते रहे कि आखिरकार हुतियों की तरफ से कोई बड़ा अटैक तो नहीं आ रहा। और ना सिर्फ इस तरीके से बल्कि अमेरिका भी ये सर्विलेंस इनपुट जो है वो इजराइल को देता रहा और अभी पूरे अलर्ट पर है। ना सिर्फ इजराइल की एयरफोर्स बल्कि नेवी को अलर्ट पे कर दिया गया है, कह दिया गया है कि किसी भी तरीके का कोई काउंटर मेजर्स लेना हो तो आप लीजिए, कोई भी चीज़ इजराइल की एयर स्पेस में नहीं आनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर इजराइल ने अपने काउंटर मेजर्स ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए हैं जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्क भी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हुती नहीं तो फिर बाकी हिजबुल्लाह, सीरिया ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो इजराइल के इन इलाकों में ज़रूर अटैक करें, लगातार मिसाइल अटैक करें, ड्रोन से अटैक करें और ये पॉसिबिलिटी देखें कि देखिए इजराइल को जवाब दिया जा सके एटलीस्ट इस पूरे अटैक के बाद। वहां की तस्वीरें भी थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है क्योंकि इजराइल पर यमन का एक और हमला और सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल से भीषण अटैक को लेकर एक खबर आई है। अब इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई है मिसाइल। ये देखिए तस्वीर आई है सामने जहां देखिए किस तरीके से भीषण अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है और ये इजराइल पर यमन का एक और हमला है। और इजराइल जिस तरीके से फिलहाल टारगेट पर है
यमन की तरफ से जारी हमले की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और सरफेस टू सरफेस मिसाइल से यह भीषण अटैक बताया जा रहा है, जहां इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने हालांकि मिसाइल को मार गिराने का भी दावा किया है। अब यमन के इसी काउंटर अटैक के बारे में जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, इजरायल में अलर्ट है, यही एक और बड़ी खबर है। और वो तस्वीर और आवाज भी जरा आप सुनिएगा जिसका मैं जिक्र कर रही थी, क्योंकि इजरायल के इलाज शहर में लगातार सायरन भी बज रहे हैं। अल हदूदा पर हमले का जवाब जिस तरीके से यमन दे रहा है, उसके बाद इजरायल में भी अलर्ट है। अब यमन के हमलों की तरफ से जिस तरीके से यमन के हमले हो रहे हैं, आईडीएफ इसको लेकर क्या दावे कर रही है? बैलिस्टिक मिसाइल से हुती हमला कर रहा है। आईडीएफ ने हुती के हमलों को नाकाम कर दिया है। डिफेंस सिस्टम से गिराई गई है हुती की मिसाइल। हालांकि जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, अटैक काउंटर अटैक के बाद अब मिडिल ईस्ट में महाविध्वंस का क्या चैप्टर शुरू हो चुका है। 5 बड़े संकेत आखिर इसके हैं क्या? इसी के बाद सुमित, मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहूंगी, क्योंकि हुती की तरफ से बड़े पलटवार की धमकी को लेकर बड़ा इनपुट है। वहीं इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, हिजबुल्लाह भी इंतकाम की आग में जल रहा है और आग बबूला ईरान की खतरनाक खामोशी भी इस वक्त उस पर दुनिया की नजर है। हालांकि मिलिशिया गुटों की एकजुटता का ये ऐलान, क्या इसे माना जाए? एक सवाल सुमित इस आधार पर आपसे, क्योंकि ये जो 5 बड़े संकेत हैं उसमें आप हिजबुल्लाह के गढ़ में खड़े होते हुए उस हकीकत को देख रहे हैं और वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं जहां हिजबुल्लाह पूरी तरीके से इजरायल के साथ आर पार के मूड में जरूर है। लेकिन अब ये लड़ाई कितनी मुश्किल इजरायल के लिए हो रही है, क्योंकि यहां ईरान की खतरनाक खामोशी, उस पर भी तो सबकी नजर है। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा सुरभि, क्योंकि ईरान के ऊपर ही सभी की नजर है, क्योंकि ईरान अपनी प्रॉक्सियों के द्वारा लगातार आप कह सकते हैं जंग में उतरा हुआ है। लेकिन जब डायरेक्टली ईरान उतरेगा, निश्चित तौर पर जब जो कहते हैं कि अब तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन जब तक इजराइल की बात हम करें, इजराइल के सामने मुश्किल ये है कि एक बार उसका हमास में अभी तक, उसके गाजा के अभी तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, पूरी तरीके से वो हमास को ख़त्म नहीं कर पाया। यहाँ तक कि इजराइल की फोर्सेज जो हैं वो राफा के अंदर फंसी हुई है, खान यूनिस में फंसी हुई है। और ऐसे में अगर हुतियों द्वारा एक बड़ा फ्रंट खोल दिया जाएगा, हिजबुल्लाह द्वारा एक बड़ा फ्रंट खोल दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर साउथ इजराइल और नॉर्थ इजराइल दोनों ही उसकी जद में आ जाएंगे। और वेस्ट बैंक लगातार एक बड़ी मुसीबत डोमेस्टिकली भी इजराइल के लिए बना हुआ है। तो ऐसा मान के चलिए कि इजराइल के लिए मल्टीपल फ्रंट्स खोलेंगे, इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे राहत की बात इजराइल के लिए जरूर है कि अमेरिका जैसी कंट्री, यूके जैसी कंट्री लगातार उसके साथ में है। लेकिन कहीं ना कहीं सुमित, ये तो इसमें कामयाब रहे कि इजराइल को हर फ्रंट पर उलझा कर रख दिया है। पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह, अब हुती। यही बड़ी वजह है कि अब इजरायल को हिजबुल्लाह की धमकी को लेकर भी खबर मिल रही है। फिलहाल शुक्रिया सुमित आज की इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। लेकिन इस बीच जिस तरीके से हिजबुल्लाह के गढ़ से रहते हुए हमारे सहयोगी सुमित हम तक ये तमाम खबरें पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर आई है, क्योंकि अब इजरायल को हिजबुल्लाह ने धमकी दी है और कहा है कि हम इजरायल के करीब। प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करते हुए दी गई धमकी को लेकर खबर आई। उत्तरी इजरायल में लेबनान बॉर्डर के पास अलर्ट, बड़ी खबर है। लेबनान बॉर्डर के पास हमले के अलर्ट का सायरन और वेस्टर्न गलीली में मिसाइल हमलों की आशंका। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे और साथ ही आपको यही बताएंगे कि इजरायल यमन लेबनान जंग जिस तरीके से है उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बड़े अपडेट क्या हैं, क्योंकि हमले के बाद की तस्वीरें तो आपने देखी हैं, लेकिन अब यमन और लेबनान पलटवार की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहां नॉर्थ इजरायल में मिसाइल हमलों के अलर्ट को लेकर भी इनपुट है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, जहां हिजबुल्लाह की वीडियो धमकी जिसके जरिए ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम करीब है। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी, जहां रूस का इजरायल पर हुती को उकसाने का भी आरोप है। पांचवी महत्वपूर्ण जानकारी, जहां यमन में ही यूएस यूके आईडीएफ की साझा स्ट्राइक का भी किया जा रहा है दावा। तो इस फ्रंट पर 5 बड़े अपडेट इस वक्त हमने आपको बताए। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि ईरान समर्थक मिलिशिया गुट बड़ा प्लान बना रहे हैं। हिजबुल्लाह, हुती, इराक, सीरिया का यह प्लान है और यूएस को भी धमकी कि हर फ्रंट पर वो लड़ने के लिए है तैयार। तेल अवीव समेत इजरायल के कई शहरों पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले जारी हैं और आसमान से मिसाइलों की बारिश हो रही है। इसमें गौर करने वाली बात तो यह भी है कि इन तमाम हमलों को यमन से अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हुती ने नेतन्याहू की सुरक्षा घेरे में सेंध लगाई कैसे? 48 घंटे पहले होती के कामिकाज़े ड्रोन ने इजराइल की धरती पर मिनी 9/11 को अंजाम दिया।
और इसके ठीक 24 घंटे बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक से थर्रा उठी। तेल अवीव का कोना कोना विस्फोटक ड्रोन्स के प्रहार से दहल उठा। हूती के कामिकाज़े ड्रोन ने कहीं रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया तो कहीं आईडीएफ के सैन्य ठिकाने तबाह किए। बीती रात तेल अवीव पर इतना भीषण हमला हुआ जिसे देख नेतन्याहू के भी होश फाख्ता हो गए। क्योंकि हूती के ड्रोन्स ने इजराइल में घुसकर उसके सुरक्षा कवच को नेस्तनाबूद कर अब तक के सबसे प्रचंड हमले को अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है कि बीती रात इजराइल पर 200 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक हुई। हूती लड़ाकों ने इजराइल पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इजरायली धरती पर सभी आसमानी हमले यमन से किए गए। बीती रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव में फिर से विध्वंसक ड्रोन स्ट्राइक का होना बेहद ही हैरान करने वाला है। क्योंकि अब तक हमास ही गाजा से तेल अवीव या फिर यरूशलेम पर हमले करता था, मगर पहली बार यमन के हूती लड़ाकों ने तेल अवीव को ड्रोन हमले से दहलाया। पहली बार भूमध्य सागर के रास्ते तेल अवीव पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हूती ने इजराइल के सुरक्षा चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा। इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे फेल हुआ। आयरन डोम हवाई हमले को इंटरसेप्ट करने में नाकाम कैसे हुआ। यमन से तेल अवीव की दूरी करीब 2300 किलोमीटर है और यमन के हूती लड़ाके ये दावा कर रहे हैं कि उनके ड्रोन्स और मिसाइलों ने 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए भूमध्य सागर के रास्ते तेल अवीव को दहलाया। वो भी तब जब इजराइल ने वही आयरन डोम डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है जो किसी भी हवाई हमले को पलक झपकते ही तहस नहस कर देता है। और हूती ने इजरायली हमले का बारूदी जवाब दिया है। लाल सागर में अमेरिकी शिप पर मिसाइल अटैक को लेकर खबर है। अमेरिकी शिप बुम्बा पर मिसाइल दागी गई है और हूती प्रवक्ता याना सारी ने हमले का दावा भी किया है। हूती का ये ऑपरेशन मुंबा है, क्या इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ये हूती का बदला है। अमेरिकी जहाज पर मिसाइल अटैक, ये है हूती का बदला। इसमें इंपॉर्टेंट है कि लाल सागर में बुम्बा शिप पर हमले को अंजाम दिया गया है। कैसे हुआ हमला, प्रवक्ता को आपने सुना, लेकिन बदला क्यों लिया गया? क्योंकि इजराइल ने यमन पर बड़े हमले को अंजाम दिया है और साथ ही अमेरिका इजराइल का जिस तरीके से साथ दे रहा है, अब अमेरिकी जहाजों को एक बार फिर से टारगेट किया गया है और इजराइल को अमेरिका की तरफ से मिल रहे हथियार, क्योंकि अमेरिका इजराइल का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, इसलिए अब इजराइल को अमेरिका की तरफ से मिल रही इस मदद के बाद अमेरिका को भी हूती ने टारगेट किया है। अब यमन में आईडीएफ के हमले पर अमेरिका का बयान भी सामने आया है, क्योंकि आपको बता दें इजराइल ने यमन पर पहला सीधा हमला किया है, अमेरिका ने भी माना है और इजरायली एयरफोर्स ने हमले को दिया है अंजाम। हूती के ठिकानों को बनाया गया निशाना, इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। तो अमेरिका ने भी कहा आत्मरक्षा के लिहाज से किया गया ये हमला, जहां यमन के केंद्र पर कैसे
आया हुथी, ये इंफॉर्मेशन पहले आपके सामने, क्योंकि साल 2014 में यमन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि इसी गृह युद्ध की जड़ शिया सुन्नी विवाद है, और साथ ही 2011 में शिया सुन्नी विवाद गृह युद्ध में तब्दील हो गया था। मामला और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, और उसके बाद आपको बता दें कि अरब क्रांति के समय गृह युद्ध में संघर्ष बदल गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि यहां 2014 में शिया विद्रोहियों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया था, और उसके बाद यमन की सुन्नी सरकार के खिलाफ संघर्ष की हुई थी शुरुआत। हालांकि इसमें ईरान, सऊदी अरब भी गृह युद्ध में उस वक्त कूदे थे, लेकिन हुथी विद्रोहियों को शिया बहुल ईरान का समर्थन हासिल है, और यमन सरकार को सुन्नी बहुल सऊदी अरब का है समर्थन। ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए क्योंकि यहां यमन में इस वक्त जिस तरीके से इजराइल की तरफ से स्पेशल ऑपरेशन को दिया जा रहा है अंजाम, हुथी आखिर है क्या? इंफॉर्मेशन वॉल पर उसकी बैकग्राउंड और डिटेल आपको बताई थी, लेकिन हुथी की इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी आखिर है क्या? ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि 2003 में आपको बता दें इराक पर अमेरिका ने हमला किया। हुथी ने नारा दिया अमेरिका का खात्मा हो। हुथी ने इजराइल के खात्मे की भी कसम खाई। हुथी ने यहूदियों के विनाश का नारा दिया था, और हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ मुहिम भी चलाई थी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा खोला गया, उसमें इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर कई बार हमलों को अंजाम दिया गया है, और ये है मिडिल ईस्ट के वो प्रॉक्सी जो अब फिलहाल इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। लेकिन अब गाजा में इजराइल के बारूदी प्रहार को लेकर भी इस वक्त एक खबर आ रही है, क्योंकि अब नसीरत कैंप में आईडीएफ की बमबारी को लेकर खबर मिल रही है, जहां टावर 7 पर इजराइल ने बॉम्ब गिराए हैं। और आपको यह भी बता दें कि इजरायली हमले में पूरी इमारत कैसे तबाह हुई, उसकी तस्वीर आपके सामने। अब हुथी के साथ साथ हिजबुल्लाह पर भी अटैक, और इजरायली सेना ने लेबनान में बमबारी की है। अल शहाबिया शहर पर विनाशक हमले को लेकर खबर आई है। बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें रामगोपाल यादव का यूपी सरकार पर बड़ा हमला। मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार। रामगोपाल की तरफ से कहा गया, सर्वदलीय बैठक के बाद रामगोपाल यादव की तरफ से क्या कहा गया सुनिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी कावड़ यात्रा में धर्म पर विवाद नहीं हुआ। और ये कहा गया कि इन पर संसद में चर्चा की आवश्यकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण कहूँगा स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हो गई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर जो दुकानें लगाने वाले लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ से होकर यात्रा गुजरेगी, उस पर दुकानदारों को अपना नाम, अपना धर्म, जाति और उस पर काम करने वाले लोगों के नाम और पता सब लिखने का आदेश दिया है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। ये वो इलाका ऐसा है जहाँ से यात्रा जाती है कि बड़ी आबादी मुस्लिम्स की है, और छोटी दुकानें, ठेलों पर आम बेचना और चीज़ें बेचना यही लोग करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, क्योंकि ये कहा गवर्नमेंट ने कि इससे कन्फ्यूजन पैदा न हो यात्रा के दौरान। ये यात्रा पहली बार तो निकल नहीं रही, यात्रा जाने कब से निकल रही। कभी इस यात्रा के दौरान कोई धार्मिक धर्म के नाम पर किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। और नेम प्लेट विवाद पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कह रहे हैं कि आदेश संविधान के खिलाफ है। हमने कहा कि कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास इख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे हैं? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को। ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आप KFC को, मैकडॉनल्ड्स से इतनी मोहब्बत कैसा होगी आपको? उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफ़रत की निशानी है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्थाइड है, ये तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं?